हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बोझ नहीं होते बच्चे। मैं गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया था और मेरी एक छोटी सी नौकरी लग गई। मैंने एक किराए का कमरा भी ले लिया और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। मैं हारा थका ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वह देखने से ही काफ़ी टेंशन में लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि जरूर ही कोई तो बात है, इसीलिए वह इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए हुए थे, इसीलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया ला कर दे दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है अनीता, आज तुम कुछ उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे घूर कर देखा और चिढ़ते हुए बोली, आपको क्या है, बेटी ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी गई है और बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया गया। पर आपको क्या, आपको तो बस सुबह 8 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने और फिर चादर तान कर सो जाने के अलावा और किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। और ना मेरा कोई ख्याल है। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर पसार सकता है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियाँ, इस उम्र में ये पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया दिखने लगी हूँ। एक पैसे की दवा नहीं नसीब होती मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नजरें झुकाए अपनी पत्नी की बातों पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कहूँ कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन पर दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। घर के राशन आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं और वेतन बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है कि नौकरी कभी भी जा सकती है, काम नहीं है ऑफिस में। इसलिए वही कम सैलरी पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में मैं क्या करूं? मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थिति के बारे में सोच ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोल कर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो लाले पड़े हैं। अब ऐसे में पिताजी अचानक आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार अनीता की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। अनीता ने भी उन्हें चरण स्पर्श किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। अनीता तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात ना कर दें, इसीलिए मैंने जल्दी से बच्चों को बुला के उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। फिर मैं किचन में आया तो अनीता ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस लेकर आए होंगे। ज़रूरत में इन्हें हम ही याद आते हैं, बड़े वाले भाई साहब तो कोई याद नहीं करता। देने के नाम पर उनका नंबर आता है और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द अनीता कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की
तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। अनीता लगातार बोले जा रही थी और मैं था जो कुछ कह पाने में समर्थ नहीं था। अतः मैंने अनीता को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ। कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की ज़रूरत का सामान ला दूंगा। अब अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करना उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। अनीता समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी की वजह से वह परेशान थी। वह चिढ़कर बोली, कहाँ से लाओगे? भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? ये मेरा काम है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब अनीता शांत हो गई और उसने खाना लगा दिया। अब पापा और बच्चे एक साथ खाना खाने लगे। खाना खाते टाइम पापा ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया। कहीं पिताजी कोई मांग ना कर दें, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था। उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय खेती का काम बहुत है, इसीलिए अभी की ही गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से तुम फ़ोन बहुत कम कर रहे हो और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है। इसीलिए माँ के कहने पर और मुझे भी बच्चों की याद आ रही थी, सो मैं आ गया। अभी तक तो ठीक था। अब मैं आवाक बैठा था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक नज़र अनीता को देखा तो वो किचन की आड़ किए हुए खड़ी थी और पापा आगे क्या कहने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ नहीं कहा, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोकर वापस आए। फिर पापा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये देखकर मैं अवाक रह गया। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भी, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हो गए कि हमारी दी हुई धनराशि को ले न सको। वैसे भी इस बार फसल बहुत अच्छी हो गई थी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने अनीता की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का, अपना और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। देखो कितनी कमज़ोर हो रही है यह कहकर उन्होंने मेरे पैसे हाथ में रख दिए। मेरी आंखें भर आई थीं और वो बचपन के दिन याद आ गए जब पापा स्कूल जाते वक्त ऐसे ही पैसे दिया करते थे। पर बस अंतर इतना होता था, उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं होती थीं। फिलहाल अनीता और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसीलिए एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते। वे हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, वे हमेशा उनसे कुछ लेने नहीं आते। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।